नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है 400 पार या बदलाव की बयार। आज 23 अप्रैल दिन मंगलवार। आज हनुमान जयंती भी है। आप सबको हनुमान जयंती पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान का पहला चरण हो चुका है और दूसरा चरण जो मतदान का वो 26 अप्रैल को होना है। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें मतदान करने की जो गति थी वो धीमी रही। जो मतदान प्रतिशत हुआ वह पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तुलना में 8% कम हुआ है और इससे सियासी गलियारे में और राजनीति के जानकार यह मानकर चलते हैं कि जो मतदान कम हुआ है उसका फायदा विपक्षी दलों के गठबंधन के उम्मीदवारों को हो सकता है और उसका नुकसान सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को हो सकता है। खैर, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसको नफ़ा हुआ, किसको नुकसान हुआ, लेकिन इन चुनावों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं क्योंकि इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ये मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और इस चुनाव में जो मुद्दे छाए हुए हैं वो हैं विवादित बयान, विवादित बोल और धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, निजी हमले एक दूसरे पर, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं विभिन्न सियासी दलों के नेताओं की ओर से, वो बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय भी है। मंगलसूत्र को लेकर, स्त्री धन को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, कांग्रेस पर हमला करते हुए, उसके घोषणा पत्र पर हमला करते हुए, कांग्रेस की नीतियों का जिक्र करते हुए, कांग्रेस के जो आगे चुनावी मुद्दे हैं उनका जिक्र करते हुए ये कहा है कि मंगलसूत्र को भी कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि स्त्री धन की जो बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के वोट और ज़्यादा बटोरने के चक्र में हैं, तो क्या जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी तो क्या उस वक़्त स्त्री धन का नुकसान नहीं हुआ था? उन महिलाओं से पूछिए जिन्होंने बड़ी मशक्क़त से एक रुपया जोड़कर अपने पास रखा हुआ था
ताकि वो संकट के समय में काम आ सके। लेकिन उस नोटबंदी के चक्र में तमाम महिलाओं के एकत्र किए हुए उन सभी रुपयों को उजागर किया गया और उनसे एक तरह से छीन लिया गया। तो इस तरह उस वक़्त क्या महिलाओं के साथ जाति नहीं की गई थी? उस वक़्त उनका स्त्री धन ख़त्म नहीं किया गया था? बात हुई थी नोटबंदी लागू करके काले धन को वापस लाने की, लेकिन न तो काला धन वापस आया और न ही नोटबंदी से कोई और ज़्यादा बदलाव आया। ये ऐसी जो बातें हैं, उससे लगता है कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं ज़्यादातर, वो इस चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके प्रति गंभीर नहीं हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि महंगाई को कम किया जाए। बात करेंगे अगर सत्ता पक्ष के नेताओं की, तो वो जिक्र करेंगे कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार का, कि उस वक़्त महंगाई का दर क्या था और अब क्या है। बेरोजगारी की बात करें तो जब बीजेपी सत्ता में आई तो 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक वफा में तब्दील नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार अब लगता है कि शिष्टाचार बन गया है। भ्रष्टाचार के जो आरोपी जो विभिन्न राजनीतिक दलों में थे, वे बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, शामिल करने के बाद किसी को सीएम बना दिया, तो किसी को मंत्री बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो किसी को और ज़्यादा कोई पदवी दे दी। तो क्या ये भ्रष्टाचार की परिभाषा में नहीं आएगा? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं बहस होती है? क्यों नहीं सियासी दंगल होता है? छोटी छोटी बातों को लेकर, परिवार के बच्चों को लेकर, कितनी बच्चे हैं, परिवारवाद को लेकर, इस तरह के ऊल जुलूल बयानों से इस चुनावी माहौल में समय बर्बाद किया जा रहा है और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या मतदाता इन सब बातों से प्रभावित होंगे? ठीक है कि कुछ मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बयार अब देश में चल रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जो टारगेट बीजेपी ने और एनडीए ने 400 पार का तय किया हुआ है, वह अब फिलहाल पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए सत्ताधारी बौखलाए हुए हैं और विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता अपनी कमजोरी के कारण कुम्हलाए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर यह सिलसिला इसी तरह ही चलता रहा तो इसका निर्णय मतदाताओं को सोच समझकर ईवीएम के बटन को दबाना होगा और मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा।
और करना भी चाहिए। अगर आप किसी भी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वोट देने से पहले सोचिए कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में आप मतदान करने जा रहे हैं उस उम्मीदवार का चाल चलन और चरित्र कैसा है, चेहरा कैसा है, और क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो निसंदेह बहुत ही हैरानी करने वाला फैसला चुनाव परिणाम के दिन 4 जून को आ सकता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो परत दर परत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लोकसभा के चुनाव में ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम करंट मुद्दों पर निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। और अगर आपको निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता चाहिए तो आप इस चैनल को परत दर परत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए। और जब भी हम कोई निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उसका बेल आइकन पर आप जब क्लिक कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा यूट्यूब पे, और आप उसको भली भांति देख सकेंगे, परख सकेंगे। और अगर उससे सुनकर, देखकर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आपको। ये वक्त है बोलने का, समझने का, देखने का, परखने का। और अगर अभी भी नहीं संभले आप संवाददाता तो फिर बाद में पछताना ही होगा। सितारों से आगे आसमान और भी हैं, सितारों से आगे आसमान और भी हैं, आपकी सियासत के इम्तिहान और भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।